वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का विकास बैच डिटेल बैच में। वेलकम टू लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल। वेलकम टू विकास बैच, जिसमें हम लोग अपने क्लास 10th के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में विस्तार में आराम से कवर कर रहे हैं। हाय एंड वेलकम यू ऑल। हमने कल ही नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मनी एंड क्रेडिट नाम से। हमने कल ही एक फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर को हमने कल ही स्टार्ट किया है और कुछ बेसिक चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखने हैं और बाकी पिछले चैप्टर्स को भी देखना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट की। उस प्ले लिस्ट में आपको पूरे स्टार्टिंग से लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं। पूरा एसएसटी हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। डेली हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा कल का रिवाइज करेंगे एंड आज हम लोग पूरा चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं। कल मैंने तुमको थोड़ा सा चैप्टर के ऊपर वाली चीज़ बताई। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें बताई, थोड़े कुछ टॉपिक्स तुमको मैंने बताए। अब हम लोग आज पूरा चैप्टर विस्तार में शुरू करेंगे। एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एंड इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। बस 2 से 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा और बहुत ही मस्त चैप्टर है। आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा। हमने कल समझा कि भाई मनी क्या होता है। मनी सब जानते हैं, पैसा, पैसे को हम लोग मनी बोलते हैं। लेकिन सारा एक क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट को हम लोग बोलते हैं उधारी। अगर मैंने किसी के पास से उधारी ली है तो मैं उसे क्रेडिट बोलूँगा। ठीक है, अगर आप अपने दोस्त के पास से पैसे लेते हैं उधार पे कि भाई 100 रुपये देना, 200 रुपये देना, तेरे को कल देता हूँ, वापस परसों देता हूँ, ठीक, एक हफ्ते बाद दे देता हूँ, जब पैसे जाएंगे तब दे देता हूँ, तो क्या हो गई, उधारी ले ली हमने। इसे हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब ये पैसे को हम लोग पैसा क्यों बोलते हैं, मनी को मनी ही क्यों बोलते हैं। मनी तो एक तरीके का कागज़ ही है ना। 10 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट एक कागज़ है। लेकिन उस कागज़ की 100 रुपये की वैल्यू कैसे बनी, गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंप लगाया उस एक खाली कोरे कागज़ के ऊपर, 100 रुपये लिखे, अपना स्टैंप लगाया और इस वजह से उस कोरे कागज़ की वैल्यू 100 रुपये बन गई। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने हमको एश्योरेंस दी है कि ये 100 रुपये की वैल्यू होल्ड करता है और तुम इसे यूज़ कर सकते हो, इसकी वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, अच्छा, आज के टाइम पे पैसा यूज़ होता है कि आज से 100-200 साल पहले भी पैसा यूज़ हुआ करता था? नहीं, आज से 100-200 साल पहले हिस्ट्री में मनी यूज़ नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे यूज़ हुआ करता था बार्टर सिस्टम, जो तुम्हारे इस चैप्टर का पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, कल 2-3 एग्जाम्पल हमने लिए थे, लेकिन आज मैं तुमको बस एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने एग्जाम्पल लिया था राहुल का और रोहित का। हमने देखा था कि राहुल के पास शूज़ हैं और रोहित के पास राइस पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अगर राहुल भाई तेरे पास शूज़ हैं, रोहित भाई राइस है। ठीक है, राहुल को राइस की ज़रूरत है और रोहित को शूज़ की ज़रूरत है। राहुल को राइस की ज़रूरत है और रोहित को शूज़ की ज़रूरत है। राहुल के पास शूज़ पड़े हुए हैं लेकिन उसको राइस की ज़रूरत है। रोहित के पास शूज़ की ज़रूरत है उसको, बट उसके पास राइस पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, राहुल बोलेगा ए भाई एक काम कर, राहुल रोहित से कहेगा कि भाई एक काम कर, मेरे पास शूज़ पड़े हैं, तुझे शूज़ की ज़रूरत है ना, तो ये ले ले मेरे पास से शूज़। ठीक है, मुझे राइस की ज़रूरत है और तेरे पास राइस है ना, तो मुझे राइस दे दे। तो भाई तू मुझे राइस दे दे, मैं तुझे शूज़ दे देता हूँ। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, बात खत्म। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब इसे थोड़ा टेक्निकल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारे पूरे पेज के अंदर बस ये जो देखो यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं तुमको एक एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम का। इस तरीके से यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं तुमको सीधा मेन पॉइंट पे ले चलता हूँ। देखो क्या बोलते हैं, वेयर द बोथ द पार्टीज हैव एग्री टू बाय, सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखो बार्टर सिस्टम, तो हम इस पूरे सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि राहुल ने और रोहित ने एक दूसरे के साथ सामान एक्सचेंज किया, हम इस पूरे सिस्टम को ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन राहुल के पास क्या थे, देखिए राहुल के पास शूज़ थे जिसकी नीड रोहित को थी, रोहित के पास राइस था जिसकी नीड राहुल को थी। ठीक है, तो दो इंसान के पास दोनों इंसानों की नीड फुलफिल करने के लिए कोई सामान है और वो उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। हम इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वेयर बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसकी डेफिनेशन आगे दी हुई है, देखो, when a person, what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy in a barter systems where goods are directly exchanged without the use of money. Double coincidence of wants is an essential feature. Double coincidence of want is a feature of barter system.
बार्टर सिस्टम तो एक पूरा सिस्टम है, इसका एक फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहता है कि भाई देखो, दो इंसान हैं, दोनों इंसानों के पास, जैसे एक इंसान को किसी चीज़ को बेचने की इच्छा हुई और सामने वाले इंसान को उस चीज़ को खरीदने की इच्छा हुई, तो इसे हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। जैसे राहुल के पास शूज़ थे, ठीक है, उसको राइस की ज़रूरत थी, तो रोहित के पास राइस था जिसकी ज़रूरत राहुल को थी, और राहुल के पास शूज़ थे जिसकी ज़रूरत रोहित को थी। तो दोनों एक दूसरे के विशेष को पूरा कर रहे हैं ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट लग जाता है। और बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं पैसे के यूज़ के बिना, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्टली गुड्स एक्सचेंज कर सकते हो। बट आज बताओ, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो अगर मुझे आज शूज़ खरीदना है, मान लो मुझे आज शूज़ खरीदना है, तो क्या मैं आज शूज़ खरीदने के लिए रोहित की तरह राइस लेके जाऊँगा राहुल के पास कि भाई राहुल भाई एक काम करना, तेरे पास शूज़ है ना, तो मुझे शूज़ दे दे, ये मेरे पास राइस रख ले। ऐसे करेंगे नहीं। आज अगर मुझे शूज़ चाहिए तो मैं जाऊँगा बड़े से मॉल में, दुकान पे, ठीक है, पैसे लेके जाऊँगा, शूज़ खरीदूँगा, पैसे दूँगा, ख़त्म। बट ये पहले नहीं चलता था, आज के टाइम पे चलता है, क्योंकि आज मनी ही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों, समझेंगे। अच्छा देखो, अभी हमने यहाँ समझ लिया बहुत अच्छे से कि भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हम लोग किसे कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस वांट इज़ अ फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम इज़ द मेन सिस्टम, पूरा सिस्टम जो पूरा सिस्टम होल्ड करता है। समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा तुम लोग को। ठीक है, अब हमने आज का अपना इस चैप्टर का एक हिस्सा जो बार्टर सिस्टम का था उससे ख़त्म किया कि हम बार्टर सिस्टम समझ चुके हैं और उसमें हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी समझाया। ठीक है, लेकिन अभी आता है यहाँ पे इस चैप्टर का एक सवाल, और ये सवाल तुम्हें जवाब भी देगा। ये चैप्टर इस सवाल का जवाब भी देगा कि भाई साहब, हम कहते हैं मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे बताओ, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज सारा इसको क्या बोलते हैं? ये इसका मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? टन 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 बताओ जी, बताओ, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि भाई अगर हम सामान खरीदे हैं ना, मतलब किसी भी सामान की हेर फेर हो रही है, तो इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है, हर एक सामान के एक्सचेंज में क्या वो चीज़ जो कॉमन है। जैसे आज अगर मुझे लैपटॉप खरीदना है, मुझे नोटबुक चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, इन सब चीज़ में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब सर, मतलब ये कि अगर आज मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ तो मैं किस चीज़ से खरीद सकता हूँ। अगर आज मैं नोटबुक खरीदना चाहता हूँ तो मैं किस चीज़ से खरीद सकता हूँ। जैसे अगर मैंने आज नोटबुक खरीदी तो मैं बदले में क्या दे रहा हूँ? मैंने घर खरीदा, मैं बदले में क्या दे रहा हूँ? मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने बदले में क्या दिया? मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने बदले में क्या दिया? पैसा, मनी। दैट्स व्हाट वी कॉल एज मनी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार में हम पढ़ते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में। आ जाओ ये रहा, याद दिया ना। In the contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. मतलब मनी आया, पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम यूज़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुई, लोग बढ़े, ठीक है, लोगों में दिमाग आया और बार्टर सिस्टम हटा और मनी आया। ठीक है, तो मनी ने क्या किया? मनी ने एलिमिनेट करा, मतलब मनी ने हटा दिया, बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, आज पैसा यूज़ होता है। ठीक है, हमें किसी भी सामान को खरीदना है तो हम पैसे का यूज़ करते हैं, ना कि बार्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो मनी ने क्या करा? मनी के आने की वजह से बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, if it is no longer essential for a shoe manufacturer to look at a farmer who will buy his shoes and the same time sell him the wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged the shoes for market, he can purchase the wheat for any other commodities in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it's called as a medium of exchange. उसको medium of exchange क्यों बोला है? मनी को हमने medium of exchange क्यों माना है? वो इसलिए माना भैया क्योंकि हमें कोई भी सामान खरीदना है, तो कोई भी सामान परचेज करने के लिए
मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई भी सामान परचेज़ करना है तो उसके लिए मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ? पैसे का ना यार। तो इस वजह से पैसा क्या कर रहा है, एज एन एक्सचेंज यूज़ हो रहा है। इंटरमीडिएट एज एन एक्सचेंज के लिए यूज़ हो रहा है। किसी भी सामान को खरीदने के लिए उसके बदले में जो हम लोग चीज़ दे रहे हैं वो क्या है, पैसा। तो इस वजह से पैसा क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिया वीट शूज़ का, ये समझ में नहीं आया सर। अच्छा, इस एग्जाम्पल को हटा कर, हाँ अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हें समझ में आएगा। मुझे बात बताओ, ये हमने बार्टर सिस्टम के बारे में समझ लिया, राहुल रोहित के बारे में समझ लिया। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि तुम राहुल हो, ठीक है, तुम्हारे पास शूज़ है, तुम्हें राइस की ज़रूरत है। अब मैं एक गांव में हूँ या मैं एक शहर में हूँ जहाँ मेरे पास शूज़ हैं, पैसे का ज़माना नहीं है, बार्टर सिस्टम चल रहा है। इमेजिन करना, बस इमेजिन करो, बस आंखें बंद करके इमेजिन करो कि बार्टर सिस्टम चल रहा है। मैं राहुल हूँ, मेरे पास शूज़ हैं, मुझे राइस की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर मुझे राइस चाहिए तो मेरे पास एक शूज़ ही है जो मैं सामने वाले को दे सकता हूँ और मैं राइस खरीद सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे आराम से मिल जाएगा? क्या मेरा काम आराम से हो जाएगा? नहीं रे, ये तो मैंने तुम एग्जाम्पल दिए थे तो इसलिए तुम लोग को एकदम आराम से लग गया भाई। मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया, तुम लोग को लग गया भाई हो गया, यही तो है बार्टर सिस्टम, और क्या है। अरे लेकिन खुद रियल लाइफ में इमेजिन करो, रियलिटी इमेजिन करो कि तुम्हारे पास जूते हैं, तुम्हें राइस की ज़रूरत है, ठीक है, और राइस की ज़रूरत है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पूरे गांव का चक्कर मारना पड़ेगा और तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस है, जो मुझे चावल दे सकता है, जो मुझे राइस दे सकता है, और जिसको शूज़ चाहिए। मान लो मैं गांव में घूम रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास शूज़ है, मुझे राइस की ज़रूरत है, तो मैं पूरे गांव में घूम रहा हूँ और मुझे एक इंसान मिला, बहुत ढूंढने के बाद एक इंसान मिला जिसके पास राइस है, जिसके पास मैं राइस ले सकता हूँ। लेकिन साला प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको शूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे पास शूज़ है, आराम से समझेंगे, टेंशन ना लो। मेरे पास शूज़ है, ठीक है, और मुझे राइस की ज़रूरत है, मुझे राइस चाहिए, चावल चाहिए, और मेरे पास शूज़ है ना, और हम लोग बार्टर सिस्टम में जी रहे हैं, और मेरे पास शूज़ है, मेरे को राइस की ज़रूरत है। तो मुझे पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस है, जो मुझे राइस दे सकता है और मेरे पास से शूज़ खरीद सकता है, ठीक है। जब मैं शूज़ दूंगा तभी तो मुझे राइस देगा, तो मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो मुझे राइस दे सकता है और शूज़ ले भी सकता है। समझ में आया? कोई फूकड़ में थोड़ी अपने पास राइस दे देगा मेरे को, ठीक है। और इतना घूम घूम के मुझे एक इंसान मिला, बस एक इंसान, जिसके पास चावल थे, राइस थे, लेकिन दिक्कत साला ये हो गई कि उसको शूज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा भैया मुझे राइस चाहिए, तो उसने कहा ठीक है भाई, राइस चाहिए आपको, राइस मैं दे दूँगा। आप मुझे क्या दोगे? बार्टर सिस्टम चल रहा है ना, मैं आपको राइस दूंगा तो आपको भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा क्या यार, देखो मेरे पास, आप मुझे राइस दे दो, मुझे राइस की ज़रूरत है, आपके पास राइस है भी, मैं आपको शूज़ दे देता हूँ, मेरे पास शूज़ है, क्या आपको शूज़ की ज़रूरत है? उसने कहा नहीं, मेरे पास तो बहुत शूज़ है, मेरे को शूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या, वो मुझे फुकट में, ठीक है, बिना किसी गुड्स के एक्सचेंज के वो मुझे फुकट में सिर्फ ऐसे ही चावल दे देगा, वो मुझे ऐसे ही राइस दे देगा? नहीं, मुझे उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना, लेकिन मेरे पास देने के लिए सिर्फ शूज़ है। अब मान लीजिए, चलो मैंने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, आपके पास राइस है, आपको शूज़ की ज़रूरत है नहीं, हटाओ। मैं आगे बढ़ गया, आगे जाके मुझे एक इंसान मिला, एक और इंसान मिला, ठीक है, जिसको शूज़ चाहिए थे। मैंने कहा वाह बेटे, इसको शूज़ चाहिए, मेरे पास शूज़ है, मैं इसको शूज़ दे सकता हूँ, इसके पास से राइस ले सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई मेरे पास शूज़ हैं, तुम्हें शूज़ चाहिए ना? मेरे पास शूज़ हैं। तो उसने कहा हाँ तुम्हारे पास शूज़ हैं, ठीक है तो मुझे दे दो। तो मैंने कहा यार मुझे राइस चाहिए, आप मुझे राइस दे दो, मैं आपको शूज़ दे देता हूँ। उसने कहा यार मुझे शूज़ की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास राइस तो है ही नहीं देने के लिए, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है देने के लिए, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मैं आपको राइस नहीं दे पाऊँगा। तो मतलब तुम समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? बार्टर सिस्टम वॉज अ वेरी फॉल्स, लाइक मतलब एकदम ट्रैश सिस्टम था। क्यों? क्योंकि साला अगर मुझे शूज़ चाहिए, अगर मेरे पास शूज़ हैं और मुझे चावल की ज़रूरत है, मुझे राइस चाहिए और मेरे पास शूज़ हैं, तो साला मुझे पूरे गांव में घूमना पड़ेगा और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि किसको शूज़ की ज़रूरत है, जो मेरे पास से शूज़ ले सकता है और मेरे को चावल दे सकता है। ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा। मतलब मुझे 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी 2 कंडीशन? एक तो ये कंडीशन कि साला सामने वाले इंसान के पास चावल होना चाहिए,
जो मुझे देगा वो। दूसरी चीज़, उसके पास चावल भी होना चाहिए और उसको नीड होनी चाहिए शूज़ की। तो तुम डिफ़िकल्टी समझ रहे हो कि कितना मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम में तो चला आसान है यार, शूज़ लिए, पैसे दे दिए, ख़त्म। लेकिन पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम वॉज अ ट्रैश सिस्टम, और इस वजह से इसको ख़त्म किया गया। बात समझ में आ रही है? यही तक था, ठीक है, इतने ही तुमको समझाना था मेरे को। और यही चीज़ का सोल्यूशन मनी आया, पैसा। जब पैसा आया तब इसी चीज़ का सोल्यूशन आया, ठीक है। अब लोगों को घर घर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अब मुझे अगर शूज़ चाहिए या मुझे अगर राइस चाहिए तो मुझे घर घर जाके ये पूछना नहीं पड़ेगा भाई कि तुम्हारे पास चावल है क्या, मुझे चावल दे दो, मैं तुमको शूज़ दे देता हूँ। नहीं रहे। अब मैं क्या करूँगा, दुकान में जाऊँगा, चावल ले लूँगा, पैसे दूंगा, ख़त्म, ठीक है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ हो रहा है, और मनी एक ईजियर टर्म यूज़ हो गई, ठीक है। मनी इज़ अ वेरी गुड टर्म, ठीक है। और एक तरीके से एक्सचेंज के लिए एक बेटर फ्लो बन गया पैसा। पैसे तो सबके पास होते हैं ना यार। पैसा हमने एक ही चीज़ को लिया और उसको हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ठीक है। तुमको चावल चाहिए, शूज़ चाहिए, तुमको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ज़मीन चाहिए, जो मर्जी चाहिए, पैसा दो, मनी, ठीक है। कोई सामान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? घिच रही है क्या भेजे में? तो पैसा एक ही चीज़ ऐसी यूज़ हुई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो रही है, ठीक है। कुछ भी समझ खरीदना है, पैसा दो, खरीद लो। सिंपल सिंपल सिंपल। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। हमने यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया। अब तुम्हें समझ में आया कि मनी को हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है, ठीक है। बिकॉज हमने बार्टर सिस्टम को ख़त्म करना था, तो हमने पैसा लेकर आया, जिससे बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ, ठीक है। कि अब हमको जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ देना ही पड़ेगा यार। क्या देना है? पैसे देना है बस, और कुछ नहीं देना। आजकल तो वो भी नहीं है, बट फिर भी सिर्फ पैसा देना, और तो कुछ देने की ज़रूरत है नहीं मुझे। कि भाई अगर मुझे शूज़ चाहिए तो भाई मुझे चावल देने पड़ेंगे, क्या ही को, ज़रूरत ही नहीं है। समझा गया? ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आती है, तुम्हारे चैप्टर का एक और हिस्सा आता है, उसे समझते हैं। हमने समझ लिया कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ होता है। अरे लाला, समझा ना? तुम्हारे को समझ तो गया ना? ये पॉइंट क्लियर तो हुआ ना तुम्हारे को? ठीक है। थोड़ा खुद दिमाग थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा दिमाग, अपने कंसेप्ट के दिमाग को थोड़ा सा खोलो, तब तुम्हारे को समझ में आएगा। थोड़ा सा वाइडर जाओगे तो समझ में आएगा, है ना, कि काहे को मनी आया, ठीक है। आज अगर मेरे को शूज़ चाहिए या फिर मेरे को अगर राइस चाहिए, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई तो गुड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मुझे राइस चाहिए तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ होना चाहिए सामान देने के लिए, सामान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे पैसा चाहिए। पहले क्या चाहिए था? कुछ सामान चाहिए ना भाई, है ना, कुछ सामान चाहिए। और ऐसा इंसान पकड़ना पड़ेगा जो मुझे, मेरे लिए जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो, और जो उसको चाहिए वो मेरे पास हो। बात समझ में आ रही है ना? अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे ऐसा इंसान पकड़ना पड़ेगा जिस इंसान के पास वो चीज़ हो जो मुझे चाहिए, और मेरे पास वो चीज़ हो जो उसको चाहिए। तभी तो हम लोग दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे, तभी तो हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। तभी तो हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे। बट आज नहीं, आज के टाइम पे नहीं। मुझे ऐसे इंसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना, जिसके पास वो है जो मुझे चाहिए, और मेरे पास वो है जो उसको चाहिए। तो एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा है बस, हो गया। समझ में आया गया? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब इससे तो मैं तुम लोग को क्या ही बताऊँ। तीसरा जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अच्छा, हमने पैसा 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 इतना पैसा कर रहे हैं भाई, अब कितने टाइप्स, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हम पढ़ने वाले अभी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। पैसा और उसकी फॉर्म्स मतलब टाइप्स ऑफ मनी, बेसिकली टाइप्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। करेंसी, नोट्स, आजकल नोट्स यूज़ होते हैं, पहले सिक्के यूज़ हुआ करते थे, फिर गोल्ड यूज़ हुआ करता था, ठीक है। सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, है ना, वो सारी चीज़ें। और आज तो पेपर यूज़ हुआ करता है, पेपर करेंसी। ऐसे ये सारे सिक्के तो आजकल भी यूज़ होते हैं। अरे वो तो कॉइन्स है यार, कॉइन्स है,
ठीक है, कॉइन्स को सिक्के बोलते हैं। अरे सॉरी, अरे यार ले देखो, पहले ना देखो ऐसे यूज़ हुआ करते थे। आजकल के टाइम पे तो यार कॉइन्स यूज़ हुआ करते हैं, पहले ऐसे वाले कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे। देखो इस तरीके से, ऐसे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ऐसे यूज़ हुआ करते थे। हम तो 100-200 साल पहले की बात कर रहे थे, बट ये तो बहुत ज़्यादा पीछे है भाई, बहुत ज़्यादा पीछे। गोल्ड मोहर देखो इस तरीके के, जब अकबर के टाइम पे यूज़ हुआ करते थे, बट आज के टाइम पे ऐसे कॉइन्स यूज़ हुआ करते हैं। ये है मॉडर्न कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन्स पहले भी यूज़ हुआ करते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे मॉडर्न कॉइन यूज़ करते हैं हम लोग, जो इस तरीके से दिखते हैं। बट पहले ऐसे कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे, इस प्रकार के। ठीक है, पढ़ते हैं जो We have seen that money is something that can act as a medium of exchange. Before the introduction of coins, a variety of objects has been used as a money. For example, since the very early ages, India क्या यूज़ करते थे? Grains, cattle as a money. ठीक है, cattles, grains यूज़ हुआ करते थे, cattles यूज़ हुआ करते थे. Therefore came the use of metallic coins. फिर coins आए अलग अलग तरीके के, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स और आजकल के मॉडर्न कॉइन्स। ठीक है, अ फेज विच कंटिन्यूड वाइल द लास्ट सेंचुरीज। फिर करेंसी आई। करेंसी इज़ अ वेरी 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 मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसको हम लोग करेंसी बोलते हैं ना यार भाई, लाला करेंसी बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्या है? करेंसी है। आजकल के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं करेंसी। मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ भाई, शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स। ठीक है, पहले क्या यूज़ हुआ करते थे? कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे, बट धीरे धीरे वक्त बदला और अब आए हैं करेंसीज। पहले कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे, अब कॉइन्स भी कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अब आया मॉडर्न कॉइन। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे। फिर उसके पहले कॉइन्स के पहले भी हमने एक बात पढ़ी थी भाई। कॉइन्स के पहले क्या क्या यूज़ होता था? ग्रेन्स एंड कैटल। ग्रेन्स एंड कैटल क्या यूज़ हुआ करते थे? ग्रेन्स एंड कैटल। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया। अच्छा, यहाँ आओ, अब ये पढ़ो। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स में क्या? करेंसी आ रहा है। आजकल पेपर यूज़ करते हैं हम लोग, 10 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट, 100 रुपये, 200 रुपये की नोट। ये क्या है? करेंसी है। क्या है? करेंसी है। पेपर नोट्स, कॉइन्स करेंसीज हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वेर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर। पहले जो पैसा यूज़ हुआ करता था वो अलग था। जो आजकल हम नोट यूज़ करते हैं ना, वो पहले ऐसे नोट्स दिखती ही नहीं थी, होती ही नहीं थी। ठीक है, ये तो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, विच इज़ करेंसी, पैसा, करेंसी, नोट्स, ये हमारा मॉडर्न फॉर्म है। मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज एन गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम पे वो लोग गोल्ड का यूज़ किया करते थे और उससे वो कॉइन्स बनाते थे और वो कॉइन्स फिर एज अ मनी यूज़ किया करते थे। वो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और आज के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? पेपर नोट्स यूज़ करते हैं और मॉडर्न कॉइन्स का यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर गोल्ड नहीं होता, ना ही कॉपर, ना ही सिल्वर, कुछ नहीं होता। ठीक है, पेपर होता है। बेसिकली हम लोग पेपर का यूज़ करते हैं, है ना। पहले के टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, वो लोग गोल्ड का यूज़ किया करते थे, सिल्वर, कॉपर का यूज़ किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर नोट्स का यूज़ करते हैं। पेपर होता है जिसको प्रिंट करते हैं, है ना, और उस पर साइन मारते हैं, बस। तो ये बन गया हमारे 100 रुपये की नोट, 200 रुपये की नोट। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट का रूल है, राइट। And unlike the grains and cattle, they are neither of everyday use. The modern currencies is without any use of its own. ठीक है, is without any use of its own. Then why it is accepted as a medium of exchange? अच्छा, ये गोल्ड नहीं है ना, सिल्वर है ना, इनकी खुद की कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, पेपर की खुद की क्या वैल्यू होती है? गोल्ड की खुद की वैल्यू है, गोल्ड की खुद की वैल्यू है ना, सिल्वर की खुद की वैल्यू है। आज अगर आप गोल्ड खरीदने जाओगे तो गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, कॉपर खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन पेपर की क्या वैल्यू है भाई? पेपर की कभी कोई वैल्यू हुई ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज ही वही पेपर, 100 रुपये की नोट है, उसकी वैल्यू 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये। ये मैंने तुम लोग को चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। यही बात मैंने तुम लोग को चैप्टर के स्टार्ट में बताई थी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आने वाला था यार, इसलिए मैंने तुमको बस एक ओवरव्यू दे दिया था। अभी हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। क्यों भाई? क्यों? अगर फिर ये पेपर ऐसा है तो इसको काय को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज?
है ना। अगर ये पेपर की खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है, सर आप बता रहे हो कि पेपर की कोई खुद की वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे बताओ कि अगर पेपर की खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ ही क्यों करते हैं, है ना। अगर मैं कोई पेपर ले लूँ, जैसे मैंने सपोज कर लो ये मैंने बुक ले लिया, इसका ये पेपर है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं रे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर इसी पेपर को लेके मशीन में डाल दें और प्रिंट करें हमारी गवर्नमेंट और इस पर लिख दें 100 रुपये, ठीक है, अपना RBI का स्टैंप लगा दे, गवर्नमेंट अपना सिग्नेचर लगा दे, ठीक है, तो क्या इस पेपर की वैल्यू 100 रुपये बन गई? हाँ हाँ भाई हाँ, क्यों बन गई? क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया ना भाई, गवर्नमेंट ने बोला। तो इस पेपर की ऐसी ही नॉर्मल से पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, 0 रुपीज़। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट बस आ जाए और 100 रुपये लिख दे, यहाँ पे स्टैंप मार दे, अपना प्रिंट कर ले, इसको बन गई 100 रुपये की नोट। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपये हो गई, है ना। इसकी वैल्यू 100 रुपये हो गई, मतलब कि हम लोग इस पेपर नोट से 100 रुपये का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है पेपर में, ये एक नॉर्मल पेपर के अंदर और वो 100 रुपये की नोट वाले पेपर के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है? क्या फ़र्क आ रहा है? इस नॉर्मल पेपर के ऊपर गवर्नमेंट का सिग्नेचर नहीं है, ना ही RBI का स्टैंप है, लेकिन वो 100 रुपये की नोट है, उसके ऊपर RBI का स्टैंप है और गवर्नमेंट की सिग्नेचर है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों फिर हम लोग मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, इसका आंसर है गवर्नमेंट, RBI ने बताया है, इस वजह से। इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यही तो चिल्ला रहा हूँ मैं कब से, अब मैं यही तो कह रहा हूँ भाई तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर रखा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बताया रखा है कि भाई ये पेपर नहीं है, ये 100 रुपये है, इसकी वैल्यू 100 रुपये है, तुम ऐसे 100 रुपये का कोई भी सामान खरीद सकते हो। ठीक है भाई, खरीद लेंगे, तुमने बोल दिया खरीद लेंगे, ठीक है। इन इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी नोट्स इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है, टेक्निकल चीज़ मतलब याद करने वाली चीज़ है। कौन सी चीज़ है? देखो, हमारे इंडिया की एकमात्र हमारे इंडिया की एक सेंट्रल बैंक है। आपको यार हमारे तो गली गली में बैंक है यार, है ना। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, पंजाब बैंक है, ICICI बैंक है। तो ये कौन सी बैंक है? RBI इज़ अ सेंट्रल बैंक। बेसिकली एक एग्जांपल से तुमको नॉर्मल बताऊँ, एग्जांपल से क्या बेसिकली बताता हूँ। देखो, जो RBI होती है ना, इट इज़ अ हेड, इट इज़ अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। और जो बाकी हमारे बैंक्स आती है ना, नॉर्मल बैंक्स, जैसे मैं मान लो अगर बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, ICICI बैंक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। जो RBI है ना, वो सेंट्रल बैंक होती है, मतलब सब लोगों की ऊपर की हेड बैंक, ठीक है, पूरे कंट्री की हेड बैंक होती है। बेसिकली एक गवर्नमेंट बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है, हमारी सेंट्रल ऑथोराइज्ड बॉडी है ये, ठीक है, सेंट्रल ऑथोराइज्ड बॉडी है, सेंट्रल बैंक है। और जो हमारी बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, ICICI बैंक है, ये सारे कमर्शियल बैंक्स होती हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली नॉर्मल बैंक्स। और आप अपना पैसा इन बैंक्स के अंदर, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, इनके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, ठीक है। ये वही कमर्शियल बैंक है जिन कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हो और विड्रॉ करते हो, ठीक है। आप कभी भी अपना पैसा RBI के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते। बेसिकली RBI वो बैंक होती है जो इन बैंक्स के ऊपर नज़र रखती है कि क्या SBI जो है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, ऐसे जितने भी हज़ारों बैंक्स हैं, क्या ये बैंक्स अपना काम सही से कर रही हैं? क्या ये लोगों को लोन सही से बांट रही हैं? क्या इंटरेस्ट प्रॉपरली ले रही हैं, है ना? और क्या बिना कोई फ्रॉड के, करप्शन के, या फिर किसी भी झंपलेबाजी के, ठीक है, घपलेबाजी के, बिना किसी घपलेबाजी के, सरल सफ़ेद भाषाओं में एकदम प्रॉपरली, मतलब दूध से धुले हुए काम कर रही है क्या? इस चीज़ की नज़र कौन रखती है? RBI इस चीज़ की नज़र रखती है। RBI ही इन बैंक्स को पैसा भी देती है। अरे यार, हम इन बैंक से लोन लेते हैं, हम SBI से लोन लेते हैं, हम बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लेते हैं, साला इन बैंक से पैसा आता कहाँ से? तुम भी सोचते होंगे ना कि साला हमने गए, है ना, इतने सारे लोग जाते हैं, 1 लाख का लोन लिया, किसी ने 10 लाख का लोन लिया, किसी ने 1 करोड़ का लोन ले लिया, लेकिन साला ये बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है इतना लोन देने के लिए? ये RBI बैंक्स को लोन देती है,
ठीक है, आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है कि भाई लो, ये लोगों को लोन देना है ना, इसके लिए पैसा रखो। तो आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। इस वजह से आरबीआई इज़ व्हाट इज़ अ सेंट्रल बैंक। और जो हमारे इंडिया में करेंसी इशू करना काम होता है, ठीक है, जो करेंसी इशू करने का काम होता है वो भी आरबीआई ही करती है। कहीं समझा देता हूँ, देखो, ठीक है। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई हमारी कंट्री में करेंसी इशू करती है, नोट, करेंसी नोट्स इशू करती है, ठीक है। यही हमारी सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है। जो करेंसी नोट्स इशू करती है ये हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई नहीं इशू करती, ठीक है। अब आपके दिमाग में हमेशा सवाल आता होगा ना, यार ये सारे नोट्स आते कहाँ से? ये नोट्स बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाती है? नहीं, ये नोट्स जो है ना, ये आरबीआई बनाती है। आरबीआई नोट्स को प्रिंट करती है, मशीन से प्रिंट करती है, और फिर उसको कंट्री में इशू करती है, बैंक्स के पास देती है। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स थे ना, ये वाले, इन बैंक्स को फिर पैसे देती है। फिर वो पैसा हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। इतना डीप में समझना नहीं है, बस इतना समझ लो कि भाई आरबीआई इज व्हाट अ सेंट्रल बैंक, और आरबीआई ही नोट्स छापती है, प्रिंट करती है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अच्छा, चलिए समझ गए। हाँ, तो आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द इंडियन लॉ, ठीक है। और ये कहाँ लिखा है ऐसा करना? आरबीआई को करेंसी इशू करना, नोट्स इशू करना, कि नोट्स प्रिंट कर सकते हैं, है ना, और गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट्स प्रिंट करेंगे। ये कहाँ लिखा है? इंडियन लॉ में, कानून में। लॉ दिया है भाई, कानून है, भारत का कानून है, फॉलो करना पड़ेगा। नो अदर इंडिविजुअल, हाँ, आरबीआई को छोड़ के कोई भी इंसान, इस पूरे दुनिया का कोई इंसान आरबीआई को छोड़ के नोट्स, करेंसी नोट्स नहीं प्रिंट कर सकता, ठीक है। और अगर करता है तो उसके ऊपर केस होगा, ठीक है। वो अभी कोई वेब सीरीज आई थी फर्जी, देखी होगी ना तुम लोगों ने, कि नकली नोट प्रिंट कर लिए, फिर उसको एज एन असली मान के, वो इलीगल काम होता है, ठीक है। बेसिकली इट्स इलीगल काम, और उससे आप लोग को जेल होगी भाई, खत्म सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली इंडिया में अगर किसी के पास पावर है नोट्स प्रिंट करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई है ना। आपके दिमाग में बचपन में ऐसा ख्याल आता होगा, मेरे भी आता था कि यार नोट्स प्रिंट ही करके आते ना, तो ऐसा क्यों नहीं कर देते कि भाई हम खुद नोट्स प्रिंट कर लें? ठीक, एक काम करते हैं, मशीन ले लेते हैं और उससे खुद ही नोट बनाते हैं, और अगर खुद ही नोट बनाएंगे तो भाई पैसा ही पैसा होगा। लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कानून के अगेंस्ट है, और हमारे कानून में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है, और आरबीआई ही प्रिंट कर सकती है करेंसी नोट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कोई और इंसान नहीं कर सकता, कोई और ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अलाउड टू इशू द करेंसीज, ठीक है। मोर ओवर द लॉ legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in the settling transactions in India। अच्छा, अभी तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आया होगा जो हमने पढ़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, कि तुम लोग को मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई पैसा ही क्यों यूज़ होता है, ठीक है। ये पेपर जो है, इस पेपर पे स्टैंप लगा दिया गवर्नमेंट ने, साइन कर दिया, इस वजह से यूज़ होता है, ठीक है। इस वजह से उस पेपर की वैल्यू 100 रुपये हो गई। 100 रुपये लिख दिया ना गवर्नमेंट ने और अपना स्टैंप कर दिया, इसलिए उस पेपर की वैल्यू 100 रुपये हो गई। लेकिन क्यों 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 क्योंकि वो हमारे लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे कानून में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई जो है करेंसी इशू करेगी, और इस चीज़ को लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को पैसे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और पैसे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी की दुकान पर जाएंगे आज और उनसे कहेंगे कि भाई मुझे चावल दे दो, ठीक है, और उन्होंने तुमको चावल दे दिए, और तुमने कहा कितने पैसे हुए, तो उन्होंने कहा नहीं पैसा नहीं, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तो मुझे मेरी गाड़ी दे, तुम्हारी गाड़ी दे दो, मैं तुम्हें चावल दे देता हूँ। अरे घंटा बार्टर सिस्टम थोड़ी चलने वाला है, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को पैसे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। और अगर कानून में लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भाई साहब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊंगा, मैं लॉजिक क्या दूँ तुम्हारे को? इस चीज़ के ऊपर लॉजिक कुछ बनता ही नहीं है, लॉजिक दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, और कोई चीज़ कानून में लिखी हुई है तो भाई वो तो फॉलो करनी पड़ेगी भाई, है ना। उसके पीछे तो हम लोग कोई लॉजिक नहीं बता सकते, बिकॉज वो कानून में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है। बेसिकली इतना ही है और कुछ नहीं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया, नो इंडिविजुअल कैन लीगली रेफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, ठीक है ना। अगर हमारी करेंसी में रुपीज़, हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, तो अगर कोई तुम्हें 100 रुपये दे रहा है, तुम उसको रिफ्यूज़ कर दोगे, बोलोगे नहीं भाई पैसा नहीं चाहिए, बाटा सिस्टम, नहीं भाई नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे लॉ में लिखा हुआ है। तो कोई इंसान पैसे को
नकार नहीं सकता और कोई नकारेगा भी क्यों। हेंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें समझी आज। बहुत सारी चीज़ समझ ली भैया, बहुत सारी चीज़ समझ ली। और अब अगला टॉपिक क्या आता है, ये थोड़ा जूम कर दूँ और थोड़ा जूम कर दूँ और कर दूँ, नहीं भाई इतना ही करते हैं। तो ये क्या होता है, हम पढ़ने वाले डिपॉजिट्स विद बैंक। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने देखा कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है, हमने देखा बार्टर सिस्टम क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही क्यों यूज़ होता है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही क्यों यूज़ होता है। तो ये क्या रीज़न है मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने का, हमने उसका आंसर देख लिया। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़े हमने कि भाई अलग अलग कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे पहले के ज़माने में, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये यूज़ हुआ करता था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे वक्त बीतता गया और धीरे धीरे अब क्या है, मॉडर्न करेंसीज एंड नोट्स आए, करेंसी आई, पेपर नोट्स आए, कॉइन्स आए। ठीक है, और इसको ऑथराइज किसने करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम लोग क्यों इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो करेंसी नोट्स इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और कोई और जो है नोट्स प्रिंट नहीं कर सकता इंडिया के अंदर, किसी को लीगल ऐसा हक नहीं है। ठीक है, और लॉ में लिखा हुआ है कि भाई हर इंसान को पैसे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जो रिजेक्ट करेगा जेल भाई, निकल। ठीक है, इतनी बात हमने आज की इस चर्चा में यहाँ पे समझ ली। ठीक है, अब अगला तुम्हारा जो टॉपिक आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज़ डिपॉजिट्स विद बैंक। अब हमने देखा कि भाई करेंसी होती है, पैसा होता है। अब हम देखेंगे जब हम लोग इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक किस तरह से काम करता है। ठीक है, बैंक का काम क्या है, बैंक किस प्रकार से काम करता है, बैंक किस प्रकार से चीज़ें वर्क करता है, बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि चेक होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक में क्या डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ तक लेक्चर में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया हो तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर कर सकते हो। कल हम लोग डिपॉजिट विद बैंक को कवर करेंगे, तब तक मिलते हैं आपसे किसी और न्यू वीडियो के अंदर। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।